हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत का मानव भूगोल मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, माईटी के तहत एक प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी संगठन है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, गेमिंग के लिए विभिन्न डोमेन के लिए डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, फिनटेक, एग्रीटेक, मेडटेक, ऑटोनोमस कनेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड शेयर्ड मोबिलिटी, ईएसडीएम, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0, ड्रोन, एफिशिएंसी ऑगमेंटेशन आदि जैसी उभरती जो चीजें हैं, उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में आईटीईएस उद्योग, नवाचार, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, स्टार्टअप, उत्पाद, आईपी निर्माण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। मतलब मोटे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो इंटरनेट से संबंधित और जो डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित चीजें उनके निर्माण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। भारत में प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखें तो श्रीनगर में है, मोहाली में है, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूरू, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी जैसे क्षेत्रों में या गुवाहाटी जैसे शहरों में अवस्थित है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य होते हैं, इसलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क विकसित किए गए। नेक्स्ट आता है गैस पाइपलाइन। प्राकृतिक गैस के लंबी दूरियों के परिवहन के लिए गैस पाइपलाइन एक किफायती और सुरक्षित तरीका है ना। जहाँ पे क्या होता है कि जब सामान्यतः हम ईंधन के लिए क्या यूज करते हैं, ईंधन के लिए सिलेंडर यूज करते हैं, परंतु गैस पाइपलाइन से क्या होता है, एक ऐसे क्षेत्र में गैस को पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इससे हमारे जो सिलेंडर वगैरह की जो आवश्यकता होती है वो समाप्त हो जाती है ना। गैस पाइपलाइन का जाल गैस बाजार की संरचना और उसके विकास को निर्धारित करता है। इसलिए देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक इंटरकनेक्टेड राष्ट्रीय गैस ग्रिड है ना, जिसे हम नेशनल गैस ग्रिड कहते हैं, का निर्माण किया गया है। वर्तमान में देश में लगभग 17,000 किलोमीटर का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क कार्यरत है। ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, नांगल, सहारनपुर, पानीपत, दिल्ली, जगदीशपुर, फूलपुर, कोटा, विजयपुर, उज्जैन, वडोदरा, महसाना, राजकोट, दाहेज, डाबोल, ओस्मानाबाद, काकीनाडा, इन जो ये जो शहर है यहाँ पे गैस पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा हुआ है ना। भारत के मानचित्र में ये बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में नहरें और ट्यूबवेल का योगदान करीब 70% है। देश की कुल सिंचित जमीन का 61.58% हिस्सा कुओं और नलकूपों से सिंचित होता है। उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित जमीन की सबसे ज्यादा हिस्सा है, मतलब उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचित सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में भी नहरों से सिंचाई की जाती है। भारत में टैंक की सिंचाई प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में टैंक की सिंचाई का सबसे ज्यादा क्षेत्र है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सिंचाई के स्रोत और क्षेत्रों के बारे में बताया गया है ना। तो ये वर्टिकल लाइन्स दिखाई गई है, ये वाली, ये क्या है? नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। जो डॉटेड बड़े डॉटेड में दिखाई गई ये तालाब के द्वारा है ना। ये बड़े बड़े जो डॉटेड दिखाए जा रहे हैं है ना, तालाब के द्वारा है। तो कुआं के द्वारा सिंचाई होती है, छोटे छोटे डॉटेड में दिखाया गया है। और अन्य को हमने इसमें बताया है, जो हॉरिजॉन्टल स्मॉल लाइन से उनको अन्य में बताया गया है। भारत में आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों से अगर कुछ खास बातों को देखें
तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2014 में 91,000 के आसपास थी, जो 2024 में 1,46,000 के आसपास हो गई। अर्थात अगर हम देखें तो 10 साल के आसपास, 10-11 साल में काफी वृद्धि हो गई है ना। लास्ट के 9 सालों में देखें तो ये 60% के लगभग बढ़ी हुई। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। छोटे मोटे सब मिला के ये काउंट किए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को 1 या 2 अंकों की संख्याओं में पहचाना जाता है ना। ये राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है, विस्तृत नेटवर्क है, क्योंकि पूरे भारत में लगभग हर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग लगभग पहुंचा हुआ है ना। जैसे आप देखेंगे ये 1A है ना, नेशनल हाईवे 21 है, नेशनल हाईवे 11 इधर के क्षेत्रों में आएंगे तो ये राजस्थान के क्षेत्रों में आपको दिख जाएंगे, जो जो दिख रहे हैं। आपको भारत का मैप पता होगा तो उस क्षेत्रों के हिसाब से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट आता है भारत में रेलवे जोन। भारत में रेलवे जोनों को प्रशासन और संचालन की सुविधा के लिए बांटा गया है। इन जोनों के आगे डिवीजन में बांटा गया है ना। जो रेलवे जोन है इनको डिविजन्स में बांटा गया है। हर डिवीजन का नेतृत्व डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM करता है ना। पहले जोन होता है, फिर डिवीजन आता है, फिर जो डिवीजन का नेतृत्व करते हैं वो DRM कहलाते हैं। DRM जोन के महान प्रबंधक है ना, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। भारत में रेलवे नेटवर्क को 18 जोन में बांटा गया है, जिनमें से हर जोन का मुख्यालय किसी प्रमुख शहर में होता है। इन जोन का काम विशिष्ट क्षेत्रों के रेलवे प्रबंधन, डिवीजन, उप डिवीजन की देखरेख करना होता है। ये जोन देश में निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने, बुनियादी ढांचे का काम विकास करने और कुशल परिवहन सेवाएं देने के लिए मिलकर काम करते हैं। अर्थात मतलब जो रेलवे उस क्षेत्र में से, जो जिस जोन में से रेलवे निकलती है या वहां का जो भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इनके विकास में रेलवे जोन सहायक होते हैं। ये रेलवे जोन का मैप दिखाया गया है। जैसे मध्य पूर्व है ना, ये मध्य पूर्व वाला क्षेत्र है। पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे का ये क्षेत्र है ना। मैं इनके हेडक्वार्टर बता देता हूँ, मैप में आपको चीजें दिख जाएंगी। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर में है, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में है, उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में है, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में है, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में है, उत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, पश्चिम रेलवे का मुंबई में है, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में। इसमें 17 बताया गया है, 18वां भी बन चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 18वां रेलवे मंडल कौन सा। भारत के राष्ट्रीय जल मार्गों को अगर देखें तो राष्ट्रीय जल मार्गों की अगर संख्या को देखें तो 111 है ना। टोटल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग है। यहाँ पे प्रमुख प्रमुख जल मार्ग दिखाए गए हैं मैप में। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा गंगा नदी पर है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? प्रयागराज से हल्दिया तक। नेशनल वाटरवे सेकंड को अगर देखें तो ये सादिया से धुबरी तक जाता है। नेशनल वाटरवे 3 को देखें तो पश्चिम तटीय नहर कोल्लम से कोट्टपुरम तक ये जाता है। कहाँ से जाता है? कोल्लम से कोट्टपुरम तक जाता है। नेशनल वाटर 4 को देखें तो ये काकीनाडा से पुडुचेरी तक जाता है। नेशनल वाटर 5 को देखें तो ये गोयनपल्ली से तालचेर तक जाता है ना। नेशनल वाटर 6 को देखें तो ये लखीमपुर से भांगा तक जाता है। भारत में वायुमार्ग, भारत में वायुमार्ग में अगर हम देखें तो लगभग हर प्रदेश की राजधानी वायुमार्ग से कनेक्टेड है। तो भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में लगभग सारे प्रदेशों से फ्लाइट्स आती है और इंटरनेशनल भी फ्लाइट्स चलती है। जैसे काबुल हो गया है ना, चीन हो गए, या नैरोबी के लिए, सेशेल्स के लिए, मॉरिशस के लिए है ना, सिडनी के लिए,
सब तरफ के लिए यहाँ से फ्लाइट्स जाती है, जैसे मुंबई से जाती है, दिल्ली से जाती है, कोलकाता से जाती है, चेन्नई से जाती है। ये बड़े-बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी चलती है, और जो छोटे एयरपोर्ट है वहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी चलती है। एक सरकार ने इस संदर्भ में एक योजना चलाई थी, उड़े देश का आम नागरिक। क्या चलाई थी? उड़े देश का आम नागरिक। इससे क्या होगा कि इससे हवाई यात्रा ऐसी बनाई गई कि लोग आसानी से हवाई यात्रा कर सके, है ना, एक अफोर्डेबल प्राइस पे यात्रा कर सके, है ना। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। भारत में जनसंख्या वृद्धि अगर देखी जाए तो 2001 से 2011 में अगर देखा जाए तो 17.7% की वृद्धि हुई। अर्थात कहना यह चाहते हैं कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या है वो 17.7% बढ़ गई, है ना। अभी 2021 में तो हुई नहीं कोई ऐसी जनगणना, परंतु 2011 का अगर आंकड़ा देखें तो 2001 से अगर 2011 तक देखेंगे तो 17.7% भारत की जनसंख्या बढ़ी थी, है ना। अगर ये विभिन्न राज्यों में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में 23% बढ़ी थी, ये मैप में आपको दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में 20% के लगभग बढ़ी थी, राजस्थान में 21% के लगभग बढ़ी थी, है ना। बिहार में 25% के लगभग बढ़ी थी। साउथ में आप देखेंगे तो साउथ में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई थी, जैसे महाराष्ट्र में 16%, है ना, आंध्र प्रदेश में 11%, तमिलनाडु में 15%, कर्नाटक में भी 15%। कभी कभी ये विवाद का मुद्दा बन रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में आप देखेंगे तो उत्तर के राज्य की जनसंख्या वृद्धि ज्यादा देखी गई है, जबकि साउथ के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाए। कभी कभी उत्तर और दक्षिण राज्यों में जब राजस्व बंटवारा तो उसमें जनसंख्या को भी एक कारक माना जाता है ना, जनसंख्या को एक कारक माना जाता है। तो 15वें वित्त आयोग में एक ये कारण बोला था कि अगर जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसे ज्यादा शेयर दिया जाए, मतलब उसको राजस्व ज्यादा दिया जाए। तो इसका जो दक्षिण के राज्य उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने इसलिए विरोध किया था, हम तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, बहुत सारे मेजर्स अपना रहे हैं, है ना, इस तरह के कार्य उठा रहे हैं, और उत्तर के राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये तो एक तरह से भेदभाव हुआ। हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं पॉपुलेशन को, फिर भी आप ऐसी नीति अपना रहे हैं जिससे उत्तर के राज्यों को फायदा हो। तो एक विरोध का कारण भी बन रहा था। हाल ही में आपने देखा होगा साउथ के कुछ नेताओं ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने के लिए भाषण दिए, है ना। उन्होंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दीजिए, है ना। कुछ 2-3 नेता हैं लेटेस्ट की, आप खबरें उठा के देखेंगे तो साउथ के लोगों ने ऐसा बोला है, साउथ के नेताओं ने ऐसा बोला है, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व, अगर आप जनसंख्या घनत्व क्या होता है पहले ये देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति 1000 किलोमीटर वर्ग पर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे 1000 किलोमीटर वर्ग पे मान लो 100 लोग रहते हैं, तो वो कितना जनसंख्या घनत्व हो जाएगा? 100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 100 वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, 100 व्यक्ति। अब इसमें आप मैं बताऊं, जैसे मध्य प्रदेश का 236 जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? देखो दिल्ली में 11,297, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल बहुत कम है और रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में देखिए 829 है, बिहार में 1106 है, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत कम है और रहने वाले बहुत ज्यादा है, इसलिए। तमिलनाडु का 555, कर्नाटक का 319, महाराष्ट्र का 365, तेलंगाना का 307, राजस्थान का 200, गुजरात का 308। राजस्थान का कम क्यों है? क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से जनसंख्या कम है वहाँ पे, डेजर्ट इलाका काफी। अब भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली में 97.50, अर्थात कहना ये चाहते हैं कि केवल 2.5% लोग ही यहाँ पे गाँव में रहते हैं, और जो दिल्ली का पूरा लगभग पूरा शहरीकरण हो चुका है। चंडीगढ़ का 91%, लक्षद्वीप का 78, दमन एंड दीव का 75,
पांडिचेरी का 68, गोवा का 62, मिजोरम का, ये पूरे डेटा दिए हैं इसके अनुसार आप देखेंगे तो ये है। आप हिमाचल प्रदेश को अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10% के लगभग ही जो नगरीय जनसंख्या है ना, अर्थात 90% हिमाचल में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। भारत में अगर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अगर हम देखें तो कितना है, राष्ट्रीय औसत 8.6, अर्थात मतलब कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है ना। तो ये अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र इसमें बताए गए हैं। ये वाला जो इस तरह से जहाँ पे भी आपको दिखेंगे लेस देन है ना, ये इतना है। और मतलब ये जो डेटा दिखाया गया है इसके अंतर्गत आपको इसमें दिख जाएगा कहाँ पे अनुसूचित जनजाति ज्यादा है। जैसे डार्क सर्कल, जैसे छत्तीसगढ़ का एरिया, यहाँ पे जनजाति लोग ज्यादा निवास करते हैं। मेघालय है ना, उत्तर पूर्व के राज्यों में भी जनजाति लोग ज्यादा निवास करते हैं, है ना। एरिया वाइज दिखाया गया है। वैसे अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो एरिया है काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का जो डेमोग्राफिक रूप से आपको इमेज नहीं दिख रही है। परंतु छत्तीसगढ़ का एरिया काफी कम है, लेकिन यहाँ पे जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डार्क आपको दिख रहा है ना। तो मैप को देखने का भी आपको एक स्टैंडर्ड चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से मैप को हम लोग उनको देखना है। नेक्स्ट आता है भारत में अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र, है ना। अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों को आप देखेंगे तो ये उत्तर वाले जो क्षेत्रों में यहाँ पे अनुसूचित जाति वाले लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। भारत में 10 लाख की शहर सामान्यतः अब तो काफी बढ़ गए होंगे, लेकिन ये पुराना डेटा है, 2011 के जनसंख्या के हिसाब से बनाया गया है। वर्तमान में आप देखो तो भारत की जनसंख्या भी विश्व में प्रथम स्थान पर आ गई है ना। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। किसमें? जनसंख्या, मतलब जनसंख्या के मामले में 140 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है भारत की, 140 करोड़ प्लस कह सकते हैं हम, है ना। तो चाइना को भारत ने सरपास कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि भारत सबसे बड़ा, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। सामान्यतः अब देखेंगे 10 लाख के शहर श्रीनगर, लुधियाना, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अरे ये तो एक तरह से ऐसे है कि 10 लाख की क्या, दिल्ली तो की जनसंख्या तो करोड़ों में पहुंच चुकी है ना। परंतु फिर भी इसमें ऐसा बताया गया है कि सामान्यतः कि 10 लाख से ज्यादा किसकी है ना। आजकल तो छोटे छोटे शहर ही, जैसे कोई जिला जिला ही आजकल 10 लाख से ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो 10 लाख की शहरों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है भारत में, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। यहाँ पे हमने भारत का मानव भूगोल पूरी तरह से देख लिया है ना। भारत का मानव भूगोल देख लिया है। अभी तक मैं आपको बताऊं तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है यूपीएससी की जर्नी में। विश्व इतिहास हमने कर लिया है ना, विश्व इतिहास कर लिया है। उसके बाद हमने जियोग्राफी लिया था, तो जियोग्राफी हमने भारत का पूरा कर लिया है ना। भारत का जो मानव भूगोल है पूरा कर लिया है। और फिजिकल भूगोल भी हमने काफी कर लिया है ना। फिजिकल भूगोल वर्ल्ड वगैरह का, वर्ल्ड और इंडिया का फिजिकल भूगोल भी कर लिया है। अब हमारा कौन सा सेक्शन बचा है? एक तो विश्व का जो मानव भूगोल है वो बचा है, विश्व का मानव भूगोल बचा है। और मैप वाला सेक्शन बचा है ना। मैप के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, पूरी दुनिया को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वहां से मानव भूगोल भी हम साथ में करते रहेंगे। कहना क्या तात्पर्य है कि हम अगला वाला टॉपिक देखेंगे तो मैप वाला देखेंगे, है ना। मैप से क्या होगा, पूरा हम उसके अंतर्गत मानव भूगोल कवर कर देंगे, और जो भी भूगोल से संबंधित जो भी चीजें रहेंगी वो मैप के थ्रू हम कवर करेंगे, ठीक है। तो कल से हम जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा वो इंडियन पॉलिटी से संबंधित आएगा, है ना। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले जल्दी से जल्दी, मतलब इंडियन पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे। और जो यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है 2025 में, उसके पहले हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे सिलेबस, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए मतलब कल तक, अगले वाले वीडियो तक के लिए नमस्कार।